स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पे NCERT का बुक कराया जा रहा है और हम जो बुक शुरू किए हैं क्लास 6 से है और हिस्ट्री का कुछ शुरू किया है। इससे पहले हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हाँ, आप जानते हैं कि आप कोई भी अभी एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि इसमें पैटर्न एकदम से चेंज हो गया है। आपको 90% क्वेश्चन NCERT से ही देखने को मिल रहा है। 10% क्वेश्चन ही आपको अदर किसी बुक से या आपको किसी मिसलेनियस से देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपके लिए NCERT बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे NCERT का बुक कराया जा रहा है। तो चलिए, आज का हमारा जो चैप्टर है वह चैप्टर नंबर 8 है क्लास 6 का, जिसमें आपको गाँव, शहर और व्यापार के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि लोहे के औजार और खेती कैसे होती है। देखिए, आज जो हम लोग लोहे का प्रयोग करते हैं, आज लोहे का प्रयोग हमारे लिए एक आम बात हो गई है। लोहे की चीज़ें तो हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी में देखे तो एक हिस्सा ही बन गया है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग, लेकिन इस उपमहाद्वीप में, जिस उपमहाद्वीप हम रहते हैं, उसमें लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गया था। आप पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि उसमें महापाषाण कब्र के बारे में बताया गया है। तो उसमें महापाषाण कब्र जो मिला है, पुरातत्वविद के द्वारा जो खोज की गई है, उसमें लोहे के औजार, उनसे बड़ी हथियार बहुत बड़ी संख्या में मिला, जिससे हम लोग अनुमान लगाए कि महापाषाण कब्र में यानी महापाषाण काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। ठीक है, जिसके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। और करीब 2500 वर्ष पहले देखे तो लोहे के औजार के उपयोग अचानक से बढ़ते हुए दिखे। उसके बढ़ते हुए प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें से इन लोहे के औजार से क्या किया था, जंगल को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी बनाया जाता था और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल थे। यानी कुल्हाड़ी, जुताई के लिए हल के फाल, इन सारे चीज़, ऐसे हथियार हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ गया। देखिए, पहले क्या था, लकड़ी के फाल था, उसे जुताई करने पे मिट्टी उतने अच्छे से उर्वर नहीं हो पाती थी, अच्छे से उसकी जुताई नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज हुआ, लोहे का फाल बना, तो अचानक से कृषि उत्पादन में क्या हो गया, वृद्धि होने लगा। अब कृषि उत्पादन में लोहे के फाल के अलावा भी और सारे क्या हुआ, वृद्धि होने लगे और भी बहुत सारी आवश्यकता होने लगी। जैसे कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य भी कदम उठाए गए, जैसे कि सिंचाई किया गया। देखिए, क्या होता है कि कोई अगर गांव समृद्ध बनाना है तो उसमें राजा होना चाहिए, और बिना राजा के कोई गांव समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि एक शासन चाहिए चलाने के लिए। और उन राज्यों को बने रहना भी होना चाहिए। और इन राज्यों के लिए क्या चाहिए, नियमित रूप से टैक्स चाहिए, जिससे वो अपनी सेना, अधिकारी, इन सारे का भुगतान कर सके और सारे चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से कर सके। तो ऐसे ही क्या हुआ कि उन राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास के लिए नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, जैसे कृषि के विकास के लिए नए औजार हो गया, फिर पहले छींट करके खेती किया जाता था, अब रोपाई किया जाने लगा, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट जैसे हुआ, वैसे ही एक और चीज़ था जो क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे कि सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। जब आप लोग देखते हैं कि खेतों में अगर हर कुछ टाइम से दिया जाए, लेकिन सिंचाई ना की जाए, इसमें पानी नहीं डाला जाए, तो फसल अच्छा नहीं हो सकता है। तो यही क्या हुआ, सिंचाई का भी अब व्यवस्था किया जाने लगा। इस समय क्या हुआ, सिंचाई के लिए नहर, कुआं, तालाब, कृत्रिम जलाशय, इन सारी चीज़ों की निर्माण की जाने लगी। अब देखते हैं कि गाँव में कौन रहते थे। देखिए, क्या गांव में कौन रहते थे। देखिए, इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो इसमें दिया गया कि आखिर में गांव में कौन कौन लोग रहते थे। तो उपमहाद्वीप में देखेंगे दक्षिण में और उत्तर हिस्से में के अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। जैसे कि तमिल क्षेत्र में देखेंगे तो बड़े भूस्वामियों को बेला कहा जाता था। तमिल में यानी साउथ में आप जाएंगे तो जो वहाँ पे बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि होती थी, उन्हें बेल्ला कहा जाता था। और जो साधारण हलवाहे होते थे, जो हल चलाते थे खेतों में, उन्हें उनवार कहा जाता था। और जिनके पास भूमि नहीं होती थी और भूमिहीन मजदूर होते थे, जो भूस्वामी के यहाँ जा कर के काम किया करते थे, उन्हें दास, कडेसियार और आदिमई कहलाते थे। और वहीं देश के उत्तरी हिस्से में देखेंगे तो वहाँ पे जो गांव के प्रधान व्यक्ति होते थे, उन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था। और इनके पास, ग्राम के प्रधान के पास क्या था, इनके पास अधिक खेती होती थी।
ठीक है, कृषि भूमि बनती थी। और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी क्या था, इनका वंशानुगत ग्राम भुजक का पद चलता था। ठीक है, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भुजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। जैसे कि साउथ में आप देखे हैं कि क्या था, जो साउथ में बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें बेलार कहा जाता था। वैसे यहाँ पे उत्तर जो नॉर्थ में था उसमें बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था, ग्राम भुजक कहा जाता था। तो वही कह रहा है कि गांव का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था उन्हें ग्राम भुजक कहा जाता था। और साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, यानी जिनके पास खेती नहीं थी, खुद की खेत नहीं थी, कृषि भूमि नहीं थी, वो जाकर के वहाँ पे काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण, यानी जो नॉर्थ इंडिया में जिनके पास अधिक ज़मीन होता था वो ग्राम भुजक होते थे और सारे गांव का क्या करते थे, कंट्रोल किया करते थे। ये अधिक प्रभावशाली होते थे। इनके प्रभावशाली होने के कारण क्या होता था कि राजा जो होते थे, राजा इन्हें टैक्स वसूलने का काम सौंप देते थे। और कभी कभी एक अगर उस गांव में कोई झगड़ा उगड़ा हो गया या कोई विवाद हो गया तो उसका क्या करते थे, न्यायाधीश बन के उसका निपटारा करते थे। कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे, यानी दंड भी देते थे। तो ये सभी इनको सौंपा जाता था। कर वसूलने का काम, न्यायाधीश के काम और पुलिस का काम भी इन्हें जो ग्राम प्रधान होते थे, ग्राम भुजक होते थे, उन्हें सौंपा जाता था। अब देखते हैं कि ग्राम भुजक के अलावा भी अन्य स्वतंत्र कृषक थे, यानी ग्राम भुजक के अलावा जिनके पास उससे कम खेती था, कृषि भूमि था, वह स्वतंत्र कृषि थे, जिन्हें कृपति कहा जाता था। और इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, वहीं जो दास होते हैं, तो इसलिए दास कर्मकार आते थे और जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी होती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्राचीनतम तमिल रचनाएं दिया गया है। देखिए, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तमिल की जो रचना है उसको संगम साहित्य कहते हैं, जिनकी रचना करीब 300 साल पहले की गई थी। संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवि सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। मदुरै एक जगह है तमिल में, वहीं पे क्या हुआ था, कवि सम्मेलन हुआ था और वहीं पे इसका संगम साहित्य का संकलन किया गया था। और गाँव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि सिक्के। ठीक है, ये सिक्के क्या थे, तो पुरातत्वविद को इस युग में के हजारों सिक्के मिले हैं। यानी जब खुदाई हो रही थी तो जो भी पुरातत्ववेता थे उन्हें क्या मिला, पुरातत्वविद को बहुत सारे सिक्के मिले हैं, जिनमें आपको सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्का मिला है जो करीब 500 साल चले। मतलब ये आहत सिक्का करीब 500 साल तक चला था, ऐसा प्रमाण मिला है हमें। इसका चित्र नीचे दिया भी गया है, जैसे यहाँ पे देखेंगे कैसे इस पर क्या किया जाता था। तो कोई किसी धातु को ढाल दिया जाता था और उस पर किसी चीज़ से मुहर की तरह मार करके और इस पर चित्र उकेरा जाता था। तो वहीं दिया गया है चांदी या तांबे के, इसे क्या कहते हैं, चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों का आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। आहत सिक्के के बारे में दिया गया कि आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इस पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक प्रचलन में रहे हैं। यही हमें प्रमाण मिलता है कि कब तक रहा है, लगभग 500 साल तक ये चला है आहत सिक्का। अब नगर के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, नगर जो होता था ना, अनेक गतिविधि का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए आप अगर एक मथुरा को देखेंगे, उस समय मथुरा एक प्रसिद्ध नगर था। उसमें क्या था, मथुरा जो है 2500 साल से भी ज़्यादा समय के लिए एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय के लिए एक महत्वपूर्ण नगर है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार जो है दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। ठीक है, इनमें से एक रास्ता आपको उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर आता था और दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला शहर था। यानी उत्तर दक्षिण इंडिया को भी जोड़ता था और एक उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर आने वाला भी रास्ता था। ठीक है, शहर के चारों ओर इसके किलेबंदी की गई थी। इसमें अनेक मंदिर थे, जिसका साक्ष्य आज भी हमें मिलता है कि मथुरा में बहुत सारे मंदिर है।
आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। देखिए, ये सारे लोग तो शहर में रहते थे, तो इनके लिए भोजन जुटाने का काम किसान और पशुपालक होता था। पशुपालक दुग्ध और मांस का उत्पादन करते थे, और किसान जो होते थे खेती से अनाज का उत्पादन करके इन शहर के लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराते थे। मथुरा जो था बेहतरीन मूर्ति बनाने का भी केंद्र था, जहाँ पे बेहतरीन मूर्तियाँ बनाई जाती थी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी बनी। इसके बारे में हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर भी है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर प्रखंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। जो भी कोई खंड है या मूर्ति है, उन पे बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं, यानी छोटे छोटे अभिलेख हैं, जिसमें स्त्री और पुरुषों के द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने दान का उल्लेख किया गया है। यानी जो भी इस पे लिखा गया है, उस समय के जो स्त्री पुरुष दान देते थे मठ और मंदिर को, उनका उल्लेख किया गया है, उन लोगों के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलते हैं। तीन सारे लोगों के उल्लेख मिलते हैं। देखिए, अगर आप सीटेट के एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो यहाँ से जैसे ये वाला है, इतना उठा करके डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में डाल देगा और आपसे पूछ देगा। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी क्या होता है, लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो आप कहीं से भी वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे शॉर्ट करके बताया गया है, लेकिन अगर बुक के अनुसार आप नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन कभी कभी एग्जाम पूरा लहू बहु लाइन उतार देता है एग्जाम में। भले ही 6th क्लास का बुक हो, लेकिन आपसे एग्जाम में अगर पूछ देगा तो आपसे यही क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। शिल्प तथा शिल्पकार, पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। जब पुरातत्वविद के द्वारा खुदाई की गई, तो उसमें शिल्प के भी बहुत सारे नमूने मिले। उसमें आपको मिट्टी के बर्तन मिला है, बहुत पतला और सुंदर बर्तन मिला है, और इन बर्तन पे उत्तर काले चमकीले पात्र कहा जाता था। इन पे क्या होता था, चमकीला कलर से उसकी रंगाई की गई थी, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तर भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। यानी मतलब इन सारे चीज़ों के अवशेष नहीं मिला है, लेकिन जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि उस समय कपड़ा का भी उत्पादन होता था। उत्तर में बनारस, दक्षिण में मदुरै जो है कपड़ा के लिए प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, लेकिन क्या है कि पुरातत्वविद के द्वारा जब खुदाई की गई तो उसमें उनका अवशेष बहुत कम मिला है, न के बराबर। लेकिन ग्रंथ में हमें ये देखने को मिलता है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी जो होते थे अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करना तथा तैयार माल का वितरण करना था। शिल्पकार और व्यापारी जो थे वो अलग अलग अपना ग्रुप बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहा जाने लगा। शिल्पकार की श्रेणी का काम क्या होता था, तो प्रशिक्षण देते थे, कच्चा माल उपलब्ध कराते थे और तैयार माल का वितरण करते थे। एक दूसरे जगह जा करके इसको बांटा करते थे। जबकि जो व्यापारी होते थे, श्रेणियों का व्यापार संचालन करती थी। व्यापारियों की श्रेणी जो थी व्यापार संचालन करती थी, यानी इन कच्चे माल जो तैयार माल होता था उन्हें ले जा करके बेचा करते थे। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी, जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। अच्छा, जो व्यापारी होते थे इनके पास लोग अपना पैसा भी जमा करते थे, यानी एक बैंक के रूप में काम करती थी। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उसे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। सूत काटने और बुनने के कुछ नियम भी दिए गए हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिया गया। अध्याय 7 में जो अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार की विशेष पदाधिकारी देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। देखिए, ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा विधवाओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासी को लगाया जाता था। इन्हें काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार कर माल उन्हें भेज सकती है। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है
उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर औरत ने अपना पूरा काम नहीं किया तो उसे जुर्माना देगा। इसके लिए उसका अंगूठा काट लिया जा सकता था। तो ये जो मतलब उस समय के जो कारखाना था, उन्हें बताया गया कि सूत काटने और बुनने का काम किस तरह किया जाता था, और अर्थशास्त्र कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सूक्ष्म निरीक्षण दिया गया है, जैसे कि अरिकमेडू के बारे में। मानचित्र 7 आप देखेंगे, पेज नंबर 89 यही है ना, नहीं आगे चल के आपको नेक्स्ट पृष्ठ में देखने का। अरिकमेडू लगभग 2200 साल से 1900 साल पहले अरिकमेडू एक पतन था। यानी क्या था, पतन मतलब होता है बंदरगाह। तो 2200 से लेकर के 1900 साल पहले अरिकमेडू एक पतन था। यहाँ दूर दराज से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ पे एक मतलब ईंट से बना एक घर का ढांचा मिला है, जो माना जाता है कि उस समय क्या होगा, एक गोदाम रहा होगा। यहाँ पे भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हैं, यानी मेडिटेरियन सी के तरफ से जो भी मतलब क्षेत्र था, वहाँ के भी एक पात्र एम्फोरा मिला है। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर तथा लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे, बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धमूल पत्थर के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। इन सारे बातों से ऐसा पता चलता है कि क्या था, ये अरिकमेडू एक बंदरगाह था जहाँ पे विभिन्न देशों से, विभिन्न महाद्वीप से क्या होता था, आदान प्रदान वस्तुओं का हुआ करता था। इसलिए यहाँ पे विभिन्न देशों का साक्ष्य देखने को मिल रहा है। एक यूनानी नाविक के द्वारा विवरण किया गया बीरीगाचा, भरूच का था वो बीरीगाचा, उसने एक कहानी लिखा है। बीरीगाचा एक जगह है, उसके बारे में एक कहानी लिखा है। कौन, यूनानी नाविक था, उसके द्वारा लिखा गया है। बीरीगाचा एक संकरी खाड़ी में समुद्र के आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल था। बीरीगाचा जो था एक संकरी खाड़ी में था, जहाँ पे समुद्र में आने वाले के लिए नाव चलाना बहुत मुश्किल था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे की यहाँ जहाज ला सकते थे। बीरीगाचा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोमेद, कालीन या सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात होते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। तो क्या बता रहा है कि यहाँ पे भी क्या होता था, यहाँ से भी चीज़ें आदान प्रदान हुआ करती थी। चलिए अब देखते हैं हम व्यापार और व्यापारी के बारे में। आपने उत्तरी काली पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है। एक खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियाँ जो होती थी तथा थालियाँ, इस महाद्वीप के अनेक पुरस्थलों में मिले हैं। ये जो बर्तन है, जैसे कि कटोरी और थाली, महाद्वीप के बहुत सारे जगहों से मिला है, जहाँ जहाँ खुदाई हुई है। सवाल ये उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों बेचते थे। देखिए, कोई भी चीज़ का तो एक जगह कारखाना होता है और व्यापारी का काम होता है इन्हें विभिन्न जगहों पे ले जाकर के पहुंचाना। तो वैसे ही वहाँ पे भी हुआ करता था। दक्षिण भारत में आपको सोना, मसाला, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में कर्नाटक सोना के लिए हो जाएगा, केरल वगैरह हो गया वो मसाला के लिए हो गया, काली मिर्च के लिए, तो पत्थर के लिए सभी प्रसिद्ध था। काली मिर्च रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे। रोमन साम्राज्य जो होते थे, काली मिर्च को उस समय काला सोना कहते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन के सिक्के मिले हैं, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जाता था कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा होगा। साक्ष्य के आधार पे ही हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कहाँ पे क्या मिलना है और कहाँ पे कैसे होता था उस टाइम। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले
व्यापारी जो होते थे उन्हें जाना होता था, तो आप लोगों को पता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है। तो व्यापारी होते थे, इन्हें अक्सर जाना होता था। तो जब वो समुद्र के रास्ते थे से या जंगल से जाते थे तो उन्हें क्या होता था, कहीं कहीं कुछ कठिनाइयाँ होती थी, तो एक रास्ता नहीं रख करके उसका वैकल्पिक रास्ता भी खोजने लगे। अलग अलग बहुत सारे रास्ते खोजे, इसलिए क्या हुआ कि समुद्री रास्ते भी खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे, ठीक है। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। उस समय के व्यापारी कैसे कैसे यात्रा किया करते थे उनके बारे में बताया गया है। समुद्र तट से जो लगे राज्य थे उनके बारे में है कि इस उपमहाद्वीप में के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, ठीक है। इनमें से बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान है। उपमहाद्वीप के दक्षिण में देखेंगे बड़ा सा तटीय प्रदेश है जिसमें बहुत से उसमें पहाड़ है, पठार है, नदी भी है। नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ था। मैदानी इलाकों तो तटीय इलाकों में सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है क्या, मूवेंदार, जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया था। ये थे चेल, चोर और पांड। ये दक्षिण भारत के मुख्य क्या थे, राजा हुआ करते थे। उस समय तीन परिवार था, चेर, चोल, पांड, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे, ठीक है। इन तीनों मुखियाओं ने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै। जो तीन क्षेत्र था, चोल, चेर, पांड, तीनों ने अपना अपना केंद्र बनाया था, जिसमें से 2 जो है बहुत महत्वपूर्ण था। एक तो चोलों का पतन था पुहार, जिसे कावेरी पट्टनम कहते हैं, और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये जो था व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ये मुखिया लोगों से क्या करते थे, नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। जो चेर, चोल, पांड के जो क्षेत्र के मुखिया होते थे वो लोगों से नियमित टैक्स नहीं लेते थे, उनके बजाय क्या करते थे, मांगते थे कि आप मुझे उपहार ला करके दे दो। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते, रिश्तेदार, सिपाही तथा कवियों के बीच बांट देते थे। जो सिपाही होते थे वो क्या करते थे, आसपास के इलाका में धन वसूलने के लिए जाते थे, और जो उन्हें मिलता था इनमें से कुछ अपने पास रखते थे, बाकी समर्थक जो उनके होते थे, नाता, रिश्तेदार, सिपाही, इन सारे लोगों में वो मुखिया बंटवा दिया करते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी। जो सगी संगम में उस समय जो कवि थे उन्होंने उस तीनों मुखियाओं के बारे में, तीनों जो परिवार था उन सारे मुखियाओं के बारे में प्रशंसा की है और लिखा है कि जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर या कपड़े दिया करते थे। मतलब ये जो संगम कवि के मुखिया के, ये संगम कवि जो होते थे उस समय के मुखियाओं की प्रशंसा करते थे, तो मुखिया उन्हें कीमती जवाहरात देते थे, सोने, घोड़ा, हाथी, रथ, इन सारे चीज़ों का उन्हें भेंट किया करते थे। लगभग 200 वर्ष बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ता गया। पश्चिम भारत में देखेंगे तो दक्षिण भारत के बारे में पढ़ लिए, और पश्चिम भारत के बारे में बता रहा है कि पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। आपसे प्रमुख राजा के बारे में एग्जाम पूछता है, प्रमुख राजा कौन था, गौतमी पुत्र सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। तो सातकर्णी के बारे में किसे पता चलता है, उसकी सौतेली माँ थी गौतमी, उन्होंने एक अभिलेख दान किया, उससे पता चलता है। वो और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। अन्य जो सातवाहन शासक थे उन्हें दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। कहाँ कहाँ भेजा था पूछेगा, किस क्षेत्र में नहीं भेजा था, तो पूर्वी में, पश्चिम में, दक्षिण में था, उत्तरी तट में नहीं भेजा था। रेशम मार्ग और कुषाण के बारे में पढ़ते हैं। तो रेशम मार्ग क्या था,
कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे रेशम मार्ग पे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर मिलता था, शुल्क मिलता था और तोहफा के जरिए भी लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक क्या करते थे, इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते हुए वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। क्या था, सिल्क जो कुषाण होते थे इनका दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र कौन कौन था, पेशावर था और मथुरा था। तक्षशिला भी इनके ही राज थे, कुषाण के तक्षशिला भी राज था। इसके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु के मुहाने के पत्तनों पर जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। तो आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते थे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।